हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत पर हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने खिलजी वंश स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के अभियानों को पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे हम लोग। आज हम लोग दक्षिण भारत के अभियान को चर्चा करेंगे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए गए उन सबका सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर की चर्चा दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। ये दक्षिण भारत के अभियान की चर्चा करने से पहले हम लोग मलिक काफूर के बारे में जानेंगे कि यह कौन था, कहाँ से आया था। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी उलुग खान और नुसरत खान अपने दो सेनापतियों को गुजरात अभियान के लिए भेजता है तो नुसरत खान गुजरात अभियान के बाद खंभात बंदरगाह पर भी अभियान करता है और खंभात बंदरगाह पर देखता है कि गुलामों का एक बाज़ार लगा हुआ होता है जहाँ से वह मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। दोस्तों यह एक किन्नर था और पहले हिंदू था, बाद में इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। दोस्तों मलिक काफूर जो था इसको सैन्य शिक्षा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी जाती है और इसके बाद दोस्तों 1306-7 ईस्वी की बात थी। 1306-7 ईस्वी की बात थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करती है। मलिक काफूर सेनापति रहता है और रामचंद्र देव जी के ऊपर आक्रमण किया जाता है। देवगिरी में आक्रमण किया जाता है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है। वहाँ पर यादव वंश के शासक थे रामचंद्र देव, जिन्हें पराजित किया जाता है और रामचंद्र देव जी के द्वारा अधीनता स्वीकार की जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रामचंद्र देव जी को राय रहान की उपाधि दी जाती है। इसके बाद दूसरा आक्रमण होता है दोस्तों 7 और 8 ईस्वी के बीच, 1307-1308 ईस्वी के बीच। और यह आक्रमण होता है दोस्तों वर्तमान तेलंगाना वाला क्षेत्र वारंगल। यहाँ काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश के शासक थे प्रताप रुद्रदेव और प्रताप रुद्रदेव के द्वारा अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है मलिक काफूर के समक्ष। और प्रताप रुद्रदेव के द्वारा एक कोहिनूर हीरा, जिनका इतिहास बहुत ही लंबा है, वो मलिक काफूर को दिया जाता है खुश करने के लिए। मलिक काफूर इसे अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तीसरा मलिक आक्रमण होता है दोस्तों दक्षिण भारत में 1310 ईस्वी में। यह आक्रमण होता है होयसल वंश के ऊपर, द्वार समुद्र के ऊपर। द्वार समुद्र जो क्षेत्र का नाम था, वहाँ होयसल वंश की सत्ता थी। यहाँ के शासक बल्लाल थर्ड थे और इनके द्वारा भी इनको भी पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1311 ईस्वी की बात थी। 1311 ईस्वी में मदुरई के ऊपर आक्रमण किया जाता है। यहाँ के शासक वीर पांडे व सुंदर पांडे थे और इन्हें भी पराजित किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ तक पहुँच जाती है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ तक पहुँच जाती है सेना तो आगे मलिक काफूर को समुद्र दिखता है और मलिक काफूर को यह लगता है कि अब दुनिया यहीं तक थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पूरे विश्व को जीत लिया गया है। इसलिए इसके बाद मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को बताता है और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि प्रदान की जाती है। इस दक्षिण भारत के इस लास्ट अभियान के बाद ही अमीर खुसरो, जो कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनके द्वारा इन्हें सुल्तान जहाँ की उपाधि दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद दोस्तों 1313 ईस्वी में रामचंद्र देव जी के लड़के, जिनका नाम था शंकर देव, इनके द्वारा गद्दी संभाली जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी के विरोध कर दिया जाता है। जिसके बाद 1313 ईस्वी में पुनः एक बार आक्रमण किया जाता है शंकर देव के ऊपर, जो देवगिरी के शासक थे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों को देखा। अब अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग मुख्य सेनापतियों को जान लेते हैं। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास टोटल 4 खान थे, जिनमें 4 सेनापति थे। पहला उलुग खान, दूसरा नुसरत खान, तीसरा जफर खान और चौथा अल्प खान। दोस्तों ये जो नुसरत खान था, हमने जाना था कि जब रणथंभौर अभियान हुआ था और रणथंभौर में हमीर देव चौहान के साथ लड़ते हुए नुसरत खान मारा जाता है, तो जफर खान दोस्तों मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था उस आक्रमण के दौरान मारा जाता है। दोस्तों 1313 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है और मंगोल के आक्रमण के दौरान जो हमारा ये जफर खान था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग कुछ सुधारात्मक कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हर क्षेत्र में सुधार किया गया। सैन्य सुधार किए गए, भूमि सुधार की गए, बाजार सुधार कार्य किए गए, कई प्रकार के टैक्स का प्रचलन किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सैन्य सुधार की बात कर लेते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसके द्वारा अस्थाई सेना का रखा गया और सेना को नगद वेतन देना शुरू किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में हमेशा कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान या वह पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसके द्वारा अस्थाई सेना रखा गया,
तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नगद वेतन देना शुरू किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके द्वारा सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया। सैनिकों की हुलिया लिखवाई गए और प्रत्येक सैनिक को यह कहा गया कि आपको अपने हुलिया को अपने साथ रखना होगा। हुलिया कहने का मतलब ये होता था, सैनिकों की हुलिया यह लिखी जाती थी, जैसे हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं या इंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोगों का एक फेस पर कहीं पर दाग धब्बा लिखा जाता है कि जैसे ये दाग है तो ये लिखा जाएगा कि दाहिने गाल पर एक वाइट एक मोल है, ये लिखा जाएगा। और वो हुलिया जो है सो सारे सैनिक अपने पास रखा करते थे ताकि जब भी जांच हो तो ये पता चल जाए कि हाँ ये सैनिक हमारा है या नहीं है, क्योंकि नगद वेतन देने की बात थी। उसके अलावा जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा स्टार्ट की गई, जिसे घुड़दाग भी कहते हैं, जिसे दाग सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता था कि जो सील या मोहर लगाया जाता था, जैसे दोस्तों कहने की मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिस्टम को स्टार्ट करने के पीछे ये कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा हो गया था और अलग अलग प्रांतों में जो घोड़े थे उनका अलग अलग डिज़ाइन था, उनका अलग अलग मुहर थी, ताकि कौन से घोड़े किस प्रांत के हैं ये मालूम चल सके। इसके अलावा दोस्तों खम्सकर में भी बदलाव किया गया। खम्सकर वह कर था जब कोई सेना आक्रमण करती थी किसी दूसरे देश पर तो सेना के द्वारा लूटपाट मचाया जाता था उस देश में, और जो लूटपाट मचाई जाती थी, जो लूटी जाती थी वस्तुएं, उस पर 20% राजा रखता था और 80% सेना रखती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह कहा गया सैनिकों को कि देखो हम तुम्हें नगद वेतन तो दे रहे हैं, लेकिन अब जो लूटी जाएगी माल उसमें 20% तुम्हारा होगा और 80% मेरा होगा। तो खम्सकर में उसने रेट चेंज कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग भूमि सुधार की बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि के भी सुधार की गई। जो इल्तुतमिश के द्वारा इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, वो इक़्तिदारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अर्थात इक़्ता देना बंद कर दिया गया। अधिकतर भूमि को खालसा में परिवर्तित किया जाने लगा। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जिस पर डायरेक्ट सुल्तान का, डायरेक्ट केंद्र का नियंत्रण होता था और इससे जो मिलने वाले धन होते थे वो डायरेक्ट सुल्तान के खजाने में जाते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी उतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, फिर भी शासन में बहुत ही सफल रहा इन सब नीतियों से। इसके अलावा दोस्तों दोआब वाले जो क्षेत्र थे, जो गंगा यमुना वाले मैदान थे, उन पर भी इसके द्वारा टैक्स को बढ़ा दिया गया और 50% टैक्स कर दिया गया। इसके अलावा भूमि मापन के लिए बिस्वा का प्रयोग किया गया, जो कि एक मेजरमेंट इकाई था बिस्वा, और भूमि की पैमाइश करवाई गई जिसे मसाहत कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए करों का चलाया गया, एक धरई व दूसरा चढ़ई। धरई जो होता था वो आवास पर लगाया जाने वाला कर था, चढ़ई मवेशी कर था, और इन दोनों करों को वसूलने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई जिस विभाग का नाम था दीवान मुस्तखराज। और यहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे मुस्तखराज कहते थे। यह एक वज़ीर के अंदर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के अंदर होता था, वज़ीर इसका सुपरवाइजिंग करता था। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए बाजार सुधार के कार्य और अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों की चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।